मैं अभिषेक वशिष्ठ, सहायक आचार्य भूगोल, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा, आज आप लोगों को हमबोल्ट का मानव भूगोल में योगदान विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट, इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। हमबोल्ट जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं और मूलतः ये एक प्रकृति विज्ञानी है और वनस्पति विज्ञान इनका मूल विषय रहा है। बहुत बड़े अन्वेषक थे, यात्री थे, यात्राएं करते थे और यात्राओं से जो अनुभव प्राप्त होता था उस अनुभव, हमबोल्ट एक अनुभववादी विचारक थे और निश्चित रूप से इसीलिए वो अलग अलग जगह जा कर के ऑब्जर्वेशन करते थे, कैलकुलेशंस करते थे और उसके बाद ही वो किसी नतीजे पर पहुंचते थे। जैसा कि आप यहाँ इनकी फ़ोटो भी मैंने लगाई है, आप देख रहे हैं, ये हैं अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। इसके बाद है हमबोल्ट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हु इज़ हमबोल्ट? हमबोल्ट कौन है? हमबोल्ट एक जर्मन भूगोलवेत्ता था। इन्हें जलवायु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। जलवायु विज्ञान का पिता यदि किसी भूगोलवेत्ता को कहा जा रहा है तो निश्चित रूप से उन्होंने जलवायु विज्ञान में कोई बहुत बड़ा योगदान किया होगा, जब भी उन्हें ये उपमा दी गई है। और ये व्यक्ति थे जिन्होंने तापमान, वायुदाब, आर्द्रता आदि पर बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया और इसी कारण इन्हें जलवायु विज्ञान का पिता कहा गया। हमबोल्ट एक बार घूमते घूमते प्रशांत महासागर में पीरू देश के किनारे पर पहुँचे। वहाँ इनको एक समुद्र की धारा में ऐसा एहसास हुआ कि ये एक ठंडी धारा है, तो उन्होंने फिर पीरू की ठंडी धारा की वहाँ खोज की और इसी कारण पीरू की ठंडी धारा को हमबोल्ट धारा या हमबोल्ट करंट भी कहते हैं। हमबोल्ट वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले विश्व मानचित्र पर समताप रेखाओं को दर्शाया था और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। हमबोल्ट ने क्रोनोमीटर का आविष्कार किया। क्रोनोमीटर क्या है? क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु की आयु का मापन किया जाता है। मान लीजिए अपने को खुदाई में कोई चीज़ मिली, अब हमें ये कैसा पता लगे कि ये कितने साल पुरानी है? तो क्रोनोमीटर इज़ योर डिवाइस from which we can identify the age of that very particle or the thing. तो फिर है हमबोल्ट के ग्रंथ, यानी हमबोल्ट ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। तो इन्होंने 5 इनकी पुस्तक बड़ी फेमस हैं। एक है मध्य एशिया, दूसरी है भूमध्य रेखीय प्रदेशों का वर्णन, तीसरी है दक्षिण अमेरिका के मूल वंशज, चौथी है मैक्सिको तथा क्यूबा का प्रादेशिक वर्णन और 5वीं है कॉस्मोस। प्रथम पुस्तक मध्य एशिया में इन्होंने मध्य एशिया के जो रीजनल ज्योग्राफी है उस पर काम किया है। वहाँ का क्षेत्रीय वर्णन इन्होंने किया है, किस प्रकार की वहाँ भौगोलिक और मानवीय परिदृश्य वहाँ देखे गए, इसका इन्होंने इसमें वर्णन किया है। फिर है भूमध्य रेखीय प्रदेशों का वर्णन। इसमें मध्य एशिया का नहीं करके इन्होंने कहाँ का प्रादेशिक वर्णन किया है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र, जैसे इंडोनेशिया है ना, और जिम्बाब्वे है ना, और केन्या, इसी तरह से कैरिबियन कंट्री जो वेस्ट इंडीज़ और ये सब है, बरमूडा, इन सब, मैक्सिको, इन सब देशों का जो प्रादेशिक वर्णन है, वहाँ किस प्रकार की भौगोलिक स्थिति है, वहाँ का किस प्रकार का पर्यावरणीय स्थिति है, वहाँ किस प्रकार की मानवीय भूदृश्य हैं, उन सब का वर्णन इसमें किया गया। तीसरी पुस्तक दक्षिण अमेरिका के मूल वंशज। दक्षिण अमेरिका में जो
भौगोलिक रूप से जो वहाँ ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में जो आदिवासी वहाँ रहते हैं उनका इसमें वर्णन किया गया है। उनकी जीवन शैली, उनका पर्यावरण से संबंध, इन पर इन्होंने काम किया है। फिर मैक्सिको और क्यूबा का प्रादेशिक वर्णन में भी वही हुआ है। मैक्सिको और क्यूबा क्षेत्र में जो भौगोलिक और मानवीय भूदृश्य है उनका इसमें वर्णन किया गया है। इनकी जो पांचवी पुस्तक है कॉस्मोस, इन्होंने इन्हें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई, क्योंकि कॉस्मोस शब्द का तात्पर्य है ब्रह्मांड, और कॉस्मोस के अंदर इन्होंने 5 खंड बनाए हैं। 5 खंडों में इसका वर्णन किया गया है। 5 वॉल्यूम हैं और इन 5 वॉल्यूम में एक सामान्य भूगोल का पूरा वर्णन इन्होंने किया है, और यही वो पुस्तक है जिसकी वजह से इन्हें आधुनिक भूगोल का पिता कहा गया। हम्बोल्ट द्वारा प्रस्तुत संकल्पनाएं, हम्बोल्ट ने जो संकल्पनाएं, जो कंसेप्ट दिए हैं, उन कंसेप्ट के कारण इनका मानव भूगोल में विशेष योगदान माना जाता है। और ये मानव भूगोल में इनका विशेष योगदान, इन संकल्पनाओं से हम अब अध्ययन करेंगे। जैसे इन्होंने सबसे पहली संकल्पना दी कि पृथ्वी तल की संकल्पना मानव निवास के रूप में। उन्होंने कहा कि जो धरातल है, ये धरातल मानव का घर है। यहाँ पर जो भी विशेषताएं हैं, जो भी विषमांगताएं हैं, ये सब मानव निवास के घर के रूप में इनका अध्ययन किया जाना चाहिए, और ये मानव भूगोल का पहला कंसेप्ट है। दूसरा है विश्व के स्थानिक विवरणों का विज्ञान। इन्होंने कहा कि मानव भूगोल का दूसरा कंसेप्ट है कि विश्व में जितनी भी अलग अलग जगह पर जो भी विवरण हैं, है ना, भौतिक दशाएं हैं, जलवायु दशाएं हैं, पर्यावरणीय दशाएं हैं, ये जो अलग अलग प्रकार की दशाएं जो अलग अलग जगह पाई जाती हैं, उनका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने कही सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल को इन्होंने सामान्य भूगोल कहा। देखिए, भूगोल में 2 प्रकार की द्वैतवाद है, एक सामान्य भूगोल और एक विशिष्ट भूगोल। सामान्य भूगोल में किसी एक सिद्धांत, एक नियम की व्याख्या की जाती है जिसका किसी स्थान विशेष से कोई ताल्लुक नहीं होता है। जैसे ज्वार भाटे की उत्पत्ति कैसे होती है, पर्वतों की उत्पत्ति कैसे होती है ना, या कोई नदी किस किस तरह से अपरजन करती है। लेकिन यदि मैं यहाँ नदी शब्द पे नहीं जाके ये कहूँ कि गंगा नदी ने कहाँ कहाँ क्या क्या संरचना बनाई, या मैं ये कहूँ कि भारत में ज्वार भाटा के क्या लाभ हानि है, या मैं ये कहूँ कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई। अब मैं पर्वतों की उत्पत्ति की बात नहीं करके केवल किसकी उत्पत्ति की बात कर रहा हूँ, हिमालय की उत्पत्ति की बात कर रहा हूँ। ज्वार भाटे के सिद्धांत की बात नहीं करके भारत में ज्वार भाटे के लाभ हानि की बात कर रहा हूँ। तो यानी अब आप किसी क्षेत्र विशेष में चले गए। तो क्षेत्र विशेष का जब कोई अध्ययन किया जाता है तो उसे हम विशिष्ट भूगोल कहते हैं। और यदि एक यूनिवर्सल रूप से, एक सामान्य रूप से किसी चीज़ की बात की जाती है तो वो सामान्य भूगोल कहा जाता है। चौथा है भूगोल संबंधों का अध्ययन है। निश्चित रूप से जीव जगत, वनस्पति और ये भौतिक जगत, इनमें आपस में एक संबंध है और उन संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल का उद्देश्य है। सांसारिक दृश्य घटनाओं की समझ, निश्चित रूप से मानव भूगोल में सांसारिक दृश्य घटनाओं की समझ एक आवश्यक संकल्पना है, क्योंकि इनकी समझ के बिना हम मानव भूगोल पर अध्ययन या बात नहीं कर सकते हैं। भूगोल में दृश्य घटनाओं की विषमांगता, भूगोल में जितनी भी दृश्य घटनाएं हमें दिखाई दे रही है, इन सब में विषमांगता है, इनमें बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा अंतर है, वेरिएशन है। और 7वां बिंदु है प्रकृति की एकता। और इन्हीं अंतरों के बावजूद भी प्रकृति में एक एकता विद्यमान है, और इसी एकता और इसी अनेकता का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। तो ये हम्बोल्ट ने 7 मानव भूगोल की संकल्पनाएं दी हैं। आज सिर्फ इतना ही। शेष हम बाद में देखें।